दोस्तों नमस्कार। आपका जो अपना चैनल है ज्ञान कोश एजुकेशन, इस पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आपका सफलता ही मेरा मिशन है। दोस्तों, आज हम लोग ध्वनि विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। टॉपिक तो बहुत छोटा है, लेकिन हर एक परीक्षा में इससे 1 से 2 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, इसको छोटा मत समझिएगा, क्योंकि ये गागर में सागर के समान है। अब ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत जो है कि हम लोग आज पढ़ेंगे व्यंजनों का उच्चारण स्थान, वर्ष वर्ण कौन कौन होते हैं, अर्ध स्वर, लुंठित, फिर पार्श्विक वर्ण कौन कौन होते हैं, अघोष सघोष ध्वनि, अल्प प्राण महाप्राण ध्वनि कौन कौन होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, डिटेल जानेंगे। और एक याद करने का टिप्स भी आप जानेंगे कि कैसे इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद किया जा सकता है। तो चलिए आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जो कंठ वर्ण है, आप इसके पहले पढ़े भी हैं, जानते भी हैं। क वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वह क्या हैं? कंठ वर्ण हैं। क ख ग घ अंग, ऐसे ये कंठ वर्ण हैं। इसके अलावा ह भी कंठ वर्ण है, और अ आ अह, ये जो स्वर में जो 3 ये वर्ण हैं, ये 3 स्वर भी कंठ वर्ण के ही अंतर्गत आते हैं। तो ज़्यादातर होता क्या है कि क वर्ग के अक्षर को तो हम जानते हैं, लेकिन कभी कभी ह अ या आ जब आता है तो थोड़ा कन्फ्यूजन होने लगता है कि तो कैसे। तो अ आ अह इसको याद करिए, और ह ये तीनों को रख लीजिए, चारों को कंठ वर्ण में। क्लियर? चलिए आगे देखिए, तालव्य में क्या है। चौवर्ग तो आता ही है, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन इसके अलावा देखिए य और श, य और तालव्य श, और ई और ई, ये दोनों भी स्वर आपके तालव्य के अंतर्गत ही आते हैं। और तालव्य का मतलब क्या होता है? हमारा जीभ तालु को स्पर्श करता है। और कंठ का मतलब क्या होता है? हमारा आवाज़ जो ध्वनि निकलता है, कहाँ से निकलता है? कंठ से निकलता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को बढ़िया से ध्यान रखना है। तो तालव्य तो जानते हैं, चौवर्ग के सभी वर्ण आते हैं, लेकिन य श और स्वर में ई, ये दोनों आपको याद करना पड़ेगा। क्लियर? चलिए अब आइए, आप मूर्धन्य की बात करते हैं तो ट वर्ग के जो ध्वनि हैं ये मूर्धन्य है, ये जो व्यंजन है ट वर्ग के। इसके अलावा जो है श अर्थात मूर्धन्य श, और री, ऋषि वाला री जो आप, ठीक है ना। तो मूर्धन्य श और री, ये सब जो है मूर्धा वर्ण है, यानी मूर्धन्य के अंतर्गत आते हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे देखिए, ये दंत वर्ग के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। त वर्ग के सभी अक्षर तो आते ही आते हैं। और स, जैसा कि हम लोग छोटे जब रहे होंगे तो मैम या मिस या जो भी टीचर हमको पढ़ाए होंगे तो पढ़ाते हैं बड़ा स, पेटफरुआ स, छोटा स। तो कितना अजीब लगता है। चलिए, उस समय तो याद करने के लिए बताया गया था, लेकिन इस समय अब क्या है, हमको जानना ज़रूरी है कि मान लीजिए कि अगर ये बड़ा श है तो बड़ा श हमको अगर ऐसे लिखना है, फिर उसके बाद से पेटफरुआ स ऐसे हम लोग बोलते हैं, फिर ये छोटा स बोलते हैं। नहीं, इसको अब जानना क्या है कि ये वाला श जो है आपका तालव्य श, ये वाला श जिसको पेटफरुआ श बोलते हैं, ये क्या मूर्धन्य है। और ये दंत्य श है, ये स, इसका उच्चारण भी देखिए, ये वाला श तालव्य, यानी कि जीव तालु के स्पर्श करेगा। कैसे? श, श कोशिश, कोशिश ऐसे होता है। ये श मूर्धन्य श जो होता है, जैसे षटकोण, षष्टम श, यानी जीभ जो है कि यू के आकार में, अंदर यू के आकार में मुड़ता है, मतलब ये यू टर्न होता है, ठीक है ना। तो ये आपको जानना जरूरी है। और ये जो दंत्य स, स जैसे सफलता, तो जीभ जो है दांत को नीचे वाले हिस्से को स्पर्श करती है, तब जाकर के ये ध्वनि निकलता है। तो ये तो आप जानते भी हैं, वैसे फिलहाल मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें ज़रूर बताएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ज़्यादा ऐसा कुछ बता रहा हूँ जो आप जानते हैं और मैं उसे फालतू चीज़ बता रहा हूँ, ऐसा तो नहीं ना है। ये थोड़ा आप बता देंगे।
कि ये सब हम लोग जानते हैं सर, इसको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। फिर जो है कि ये ओष्ठ वर्ण के अंतर्गत आप जानते हैं प, फ, ब, भ, म, ये क्या है कि ओष्ठ वर्ण है, ये दोनों ओष्ठ को स्पर्श करते हैं। इसके अलावा ये उ और ऊ यानी लघु उ और दीर्घ उ, ये भी जो है कि ओष्ठ वर्ण के ही अंतर्गत उ बोलते हैं, तो हमारे दोनों ओष्ठ स्पर्श करते हैं। क्लियर। अच्छा, आगे देखिए। जो दंत मूल है, दंत मूल, इसके अंतर्गत र और ल ये दो वर्ण आते हैं, और इसको एक चीज और कहते हैं, वर्ष वर्ण भी कहते हैं। एक नया चीज है, परीक्षा में इससे पूछा जाता है, निम्न में वर्ष वर्ण कौन है, तो हमको दोनों का नाम जाना पड़ेगा। ये दंत मूल भी हैं और वर्ष वर्ण भी कहलाते हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों, आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, उसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाता हूं। आप तो ये देख ही रहे हैं। ठीक है ना। दूसरी बात कि जैसे कि आप एक एक लोग जो कमेंट करते हैं, हर एक कमेंट का जवाब मैं देने का पूरा पूरा प्रयत्न करता हूं, या फिर जो आप डिमांड करते हैं सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, उस टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर के उपस्थित भी होता हूं। तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर बता देंगे कि जैसे काव्य शास्त्र को तो मैं पढ़ा चुका हूं लगभग, फिर भी अगर आपको लगता है कि किसी काव्य शास्त्र का कोई टॉपिक अछूता रह गया है, तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बता दें कि सर ये इस चीज़ पर बना दीजिए। ठीक। या फिर अभी आज मैं जैसे ध्वनि विज्ञान की बात कर रहा हूँ, ये ध्वनि विज्ञान को आप पढ़ रहे हैं, तो क्या ध्वनि विज्ञान में कोई चीज़ और आपको चाहिए क्या, तो हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देंगे। जैसा आप कहेंगे वैसा ही मैं करूँगा। ठीक है ना। और इसी तरह का छोटा छोटा वीडियो बना बना करके और आपका हम तैयारी पूरा पूरा कंप्लीट करवा देंगे। बस मेरे साथ बने रहिए, और इस प्रकार का वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन को भी पुश कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, चलिए आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। दंतोष्ठ वर्ण क्या है। अब देखिए दंतोष्ठ वर्ण क्या है। जो दांत और होठ दोनों के द्वारा इसका उच्चारण होता है, दांत और होठ, ये है व। दंतोष्ठ वर्ण क्या है, व। कंठोस्थ, कंठ और होठ क्या होता है, ओ औ। ओ और औ, कंठ और होठ दोनों के द्वारा इस वर्ण का उच्चारण किया जाता है। इसमें दोनों की भूमिका होती है। कंठ और तालु, इसके माध्यम से ए और ऐ ध्वनि का उच्चारण हम लोग करते हैं। क्लियर। चलिए, इसके बाद कुछ विशेष चीजें भी हम लोग जान लें, हालांकि आप इसको जानते भी होंगे। अर्ध स्वर क्या होता है, आप जानते हैं, य और व, ये दोनों वर्ण ऐसे हैं जो अर्ध स्वर के दायरे में आते हैं। ये कभी स्वर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं और कभी व्यंजन के दायरे में आते हैं, व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये व्यंजन वर्ण होते हैं, और ये कभी कभी स्वर के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। अब लुंठित वर्ण क्या होता है, ये जानिए। र जो है क्या है, ये लुंठित वर्ण है। क्यों है कि जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करता है। इस ध्वनि को निकालने के लिए जीभ जो है तालु से लुढ़कता, तो र, ऐसे र का उच्चारण होता है, इसलिए इसको लुंठित वर्ण के दायरे में रखते हैं हमारे जो भाषा वैज्ञानिक हैं। पार्श्विक वर्ण कौन कौन है, ये देख लीजिए। ल, पार्श्विक वर्ण क्या है, ल। ये हवा जीभ के पार्श्व यानी बगल से होकर के निकलती है। ल का उच्चारण करने में जीभ क्या करती है, जीभ के बगल से हवा निकलता है। ठीक है, इसलिए इसको पार्श्विक वर्ण कहते हैं। ठीक है। वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताएंगे कमेंट करके। अब आइए हम लोग देखते हैं अघोष सघोष ध्वनि कौन कौन होते हैं, अल्प प्राण महाप्राण ध्वनि कौन कौन होते हैं, इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करें। तो देखिए, तो ये तो आप जानते हैं कि जितने भी ये 25 वर्ण हैं, ऊपर जो आप पढ़े हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, उसका उच्चारण स्थान भी आप जानेंगे। अब यहाँ आप पढ़ेंगे कि कौन कौन वर्ण अघोष है, कौन कौन वर्ण सघोष है। तो बहुत शानदार एक टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ, एक ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। केवल हर एक यानी कि 25 वर्ण के, क वर्ग से लेकर के प वर्ग के बीच में जो 25 वर्ण हैं, उन सभी वर्णों में कि देखिए, आपका महाप्राण पहले बता दूं कि महाप्राण में अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। तो देखिए
कि दूसरा और चौथा ये वर्ण है, यानी कि क ख ग घ अंग की अगर हम बात करते हैं तो ये क ये पहला, ख दूसरा, ग तीसरा, घ चौथा और अंग ये पांचवा वर्ण हुआ ना। तो दूसरा और ये चौथा वर्ण महाप्राण होता है। बस अब इसी कॉलम में नीचे तक चले जाइए। अब ख के बाद छ, ठ, थ, फ, क्लियर हो गया। अब घ, झ, ढ, ध और फिर भ, ये इतना क्या होता है आपका महाप्राण होता है, और बाकी शेष सब अल्प प्राण के दायरे में ला दीजिए। एक टिप्स ऐसे है, नहीं तो एक अल्टरनेटिव याद कर लीजिए, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण। पांच है, पांच वर्ग है, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण। क्लियर हो गया ना, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण। एक ये टिप्स है। और दूसरा सबसे आसान जो मैं बताया कि दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है किसी भी वर्ग का है वह क्या होता है, महाप्राण होता है, और इसको छोड़ करके जो होते हैं वे अल्प प्राण होते हैं। ठीक, अब आइए हम लोग अघोष सघोष की बात कर लेते हैं। बहुत आसान सा टिप्स है। पहला और दूसरा यानी क ख च छ ट ठ त थ प फ, ये इतने क्या होते हैं, अघोष होते हैं। अब बाकी जो तीन बचते हैं सब सघोष हो जाते हैं। सॉरी, ये अंग वाला अघोष हो जाएगा। यानी कि सघोष क्या है, ग और घ यानी तीसरा और चौथा, और पांचवा जो है फिर अघोष नासिक के हो जाते हैं। तो नासिका से इसका उच्चारण किया, इसलिए इसको अघोष हम बोल देते हैं, इसको अघोष के ही दायरे में लाते हैं। तो इतना जानिए। अब देखिए अल्प प्राण महाप्राण में एक जैसे हम ऐसे तैयार करते हैं, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण, लेकिन इसमें दो का पेयर बना रहता है। क्या क्या, अघोष अघोष, सघोष सघोष, और फिर यहाँ लास्ट में तो एक ही इसका कोई पेयर है नहीं, ये बेचारा अकेले है, तो चलिए इसको अघोष के साथ ही रख देते हैं। ठीक है, तो अघोष अघोष, सघोष सघोष अघोष, बस हर एक वर्ग का, यानी पहला दूसरा अघोष और फिर अंतिम अघोष, और तीसरा चौथा क्या हो जाएगा, सघोष, काम खत्म। तो इस तरह से यहाँ तक आप तैयार कर सकते हैं। अब अन्य जो वर्ण हैं जैसे य र ल व श श स, ठीक है ना, र ह ढ, ये सब किसके दायरे में आएंगे। यहाँ कन्फ्यूजन होता है मित्रों, यहाँ कन्फ्यूजन होता है, इस कन्फ्यूजन का आप दूर कर लें। अब देखिए यहाँ तक अगर आप आएंगे तो य र ल व अंतस्थ वर्ण के दायरे में आते हैं ना, अंतस्थ वर्ण। इतना जानिए कि म तक तो हम पढ़ लिए। अब य र ल व क्या है, यह अगर प्राण की बात करते हैं तो अल्प प्राण है, और घोष सघोष की बात करते हैं तो सघोष है, ये सघोष ध्वनि है। सघोष अल्प प्राण है तो अल्प प्राण, लेकिन है सघोष, य र ल व वाला। ठीक, अच्छा इसको अभी अड़ा वाला ही बाद में आपको बताते हैं। फिर अब देखिए स स स और ह को भी किनारे रखेंगे। ह सबसे खतरनाक है मित्रों, जान लीजिएगा, ह को एकदम पकड़ के रखिएगा, परीक्षा में अक्सर इसको पूछा जाता है। क्योंकि देखिए होता क्या है, हम य र ल व को याद कर लिए, सघोष अल्प प्राण, और स और ह को उसी लाइन में ला लेते हैं कि अघोष महाप्राण, यहाँ अघोष महाप्राण दिखा रहा है ना, तो हम उसी लाइन, और यहाँ हम जा करके गच्चा खा जाते हैं। आया समझ में ना मैं क्या कह रहा हूं। तो इसलिए देखिएगा कि अघोष के जो दायरे में आएगा वह ये तीनों जो ये स हैं बस केवल वही हैं, तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य स, केवल यही अघोष महाप्राण के दायरे में आएंगे। प्राण की बात करेंगे तो ये महाप्राण होंगे, और घोष ध्वनि की बात करते तो अघोष हो जाएगा। क्लियर, आ रहा समझ में ना। यहां देखिए, तो इसको ध्यान देना है। अब ह को अगर आप किनारे करते हैं, ह को, तो देखिएगा ये ह सघोष है और महाप्राण है। क्या है, सघोष है और महाप्राण है। क्लियर है। अब जो अन्य वर्ण हैं, ठीक है ना, जिसको द्विगुण व्यंजन के रूप में हम जानते हैं, द्विगुण व्यंजन, जैसे ड़, कौन वाला, सड़क वाला, ये ड़, ढ,
ये ढ, मेढक और मेढक, समझ रहे हैं, ढ, ये ढ है। ट, ठ, ड, ढ। देखिए दोनों मैं अंतर आपको समझा दूं मित्रों। प्रयास मैं कर रहा हूं कि आपको कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे देखिए ट, ठ, ड, ढ में हम जो ढ लिखते हैं वह इसके नीचे हम बिंदी नहीं देते हैं, लेकिन ढ़ जब लिखते हैं तो ये द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत आता है और इसमें हम बिंदी देते हैं। और इसको अगर हम लिखते हैं तो पढ़ना लिखते हैं ना, पढ़ना, तो इसके नीचे बिंदी रहता है। इसका उच्चारण है पढ़ना, 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 ऐसे बोलेंगे। आइए ढ का जब उच्चारण करेंगे ट, ठ, ड, ढ में, तो ढक्कन बोलेंगे, ढक्कन नहीं बोलेंगे, यानी कि ढक्कन बंद कर दो, ये गलत है, ढक्कन बंद कर दो। ठीक, अच्छा, उच्चारण में भी अंतर है। ये पढ़ना, ये जो द्विगुण व्यंजन का जो जो ढ़ होता है, पढ़ना, हमने कहते हम पढ़ने जा रहे हैं, ये ऐसा नहीं बोलते हैं कि हम पढ़ने जा रहे हैं, हम कहते हैं कि हम पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ने, या हम किताब पढ़ रहे हैं, ऐसे बोलते हैं। तो इस तरह से इसके उच्चारण में भी अंतर है। आया समझ में? तो अब देखिए आपका इन दो चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा। ड़ जो है आपका सघोष अल्प प्राण है। क्या है? सघोष है और अल्प प्राण है। और ये ढ, ढ़, ढ़, ढ़ जो है सघोष महाप्राण है। सघोष तो दोनों है। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका ये ड़, ये वाला सड़क वाला, और ढ़, ठीक है ना, इस दोनों को देखिएगा तो दोनों सघोष हैं, लेकिन ड़ अल्प प्राण है और ढ़ महाप्राण है। ध्यान दीजिएगा, इस टिप से आप इसको याद कर लीजिए, बढ़िया से याद कर लीजिए। ह को तो मत छोड़िएगा, ये तो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है और इसमें बहुत आसान होता है मित्रों, ठीक है ना। तो मित्रों आज मैं प्रयास किया हूँ ध्वनि विज्ञान के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देने के लिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।